हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माइंड ट्री की। इन्होंने कल यानी कि 13 जनवरी को मार्केट क्लोज होने के बाद अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो इस वीडियो में हम इनके रिजल्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको माइंड ट्री का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई लार्सन एंड टूब्रो करती क्या है, तो ये एक भारत में बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ईपीसी प्रोजेक्ट यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स लेती है। इसके अलावा ये हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फाइनेंशियल और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये 50 से ज्यादा कंट्रीज में दुनिया भर में ऑपरेट करते हैं। और अगर इनके सेगमेंट्स की बात की जाए तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स करते हैं। इसके अलावा पावर, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन और अदर्स में जैसे कि इनकी रियल्टी रियल एस्टेट बिजनेसेस हैं। और ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि रोड्स, मेट्रोज, पावर जनरेशन के भी प्रोजेक्ट करती है। और अगर सर्विसेज की बात की जाए तो इनकी 3 लिस्टेड कंपनीज हैं आईटी सर्विसेज में, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक और टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा माइंडट्री में इनकी हिस्सेदारी है। और फाइनेंस साइड में इनकी लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसके थ्रू ये रूरल लैंडिंग, हाउसिंग फाइनेंस, होलसेल फाइनेंस वगैरह करते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की, तो कंपनी ने जब कल अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं तो इनके नंबर्स काफी वीक रहे हैं और इन्होंने लगभग सभी फ्रंट्स पे अपने एस्टिमेट्स को मिस किया है। तो सबसे पहले अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इनका जो नेट प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 17% गिर के 2055 करोड़ रहा है। और ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट लगाया था कि इनका प्रॉफिट 2392 करोड़ रह सकता है, तो वहां से इनका जो प्रॉफिट है काफी ज्यादा कम रहा है। और अगर अब बात की जाए कि भाई इनका प्रॉफिट कम क्यों रहा है, तो उसका जो मेन रीजन है वो है हायर रॉ मटेरियल और फ्यूल प्राइसेस, जिसके चलते इनके जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो काफी बढ़ गए हैं पिछले साल के मुकाबले में। अगर आप देखेंगे तो 13% का इंक्रीज देखा गया है इनके मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसके अलावा 24% इनकी स्टाफ कॉस्ट बढ़ी है। तो इसके चलते ओवरऑल 12% का इंक्रीज देखा गया है इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में। इसके अलावा लास्ट ईयर के अगर हम नंबर से अगर कंपेयर करते हैं तो पिछले साल इनको कुछ वन टाइम गेन हुए थे, जैसे कि इन्होंने अपने जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचा था जिससे इनको गेन हुआ था। और इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन बिजनेस था उसको डिसकंटिन्यू किया था, जिसकी वजह से इनको डिवेस्टमेंट गेन भी हुआ था। तो ओवरऑल पिछली बार वन टाइम गेन थे, लेकिन फिर भी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा था उससे इनके नंबर्स वीक रहे हैं। इसके अलावा अगर अदर इनकम की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले 46% कम हुई है। ये जो इनकम है इनकी ट्रेजरी ऑपरेशन से होती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो इनका जो इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम था वो लो था, और दूसरा जो अभी मनी मार्केट में जो यील्ड है, इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो काफी कम है, तो इसके चलते इनकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो लगभग आधी रह गई है। इसके अलावा अगर आप बात की जाए रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू तो इनका पिछले साल के मुकाबले 11% बढ़ा है और 39,563 करोड़ रहा है। जिससे कि लगता है कि जो इनकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन मोमेंटम है उसमें इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। इसके अलावा इनका जो आईटी और टेक्नोलॉजी सर्विसेज पोर्टफोलियो है उसमें भी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन रेवेन्यू का भी अगर एस्टिमेट की बात की जाए तो वो 39,732 करोड़ था, तो एस्टिमेट से इनका रेवेन्यू भी कम रहा है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल सेल्स की बात की जाए इनके रेवेन्यू में, तो वो 37% रही है, जो कि अच्छी कही जा सकती है। तो ओवरऑल इनके जो रेवेन्यू में 14,541 करोड़ की इंटरनेशनल सेल्स रही है, जो कि इनके मिडल ईस्ट और यूरोप और यूएस रीजन से आई है मेनली। और अगर एबिटा की बात की जाए यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, तो ये पिछले साल से 6% कम हुआ है, 4,530 करोड़ रहा है। और यहाँ पे भी जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था वो 4,573 करोड़ था। तो चाहे रेवेन्यू हो, एबिटा हो या नेट प्रॉफिट हो, तीनों ही फ्रंट्स पे इनके नंबर्स एक्सपेक्टेशन से वीक रहे हैं। और अगर एबिटा मार्जिन की बात की जाए तो वो स्टेबल रहे हैं, लगभग 0.6% घट के 11.4% रहे हैं। और ये नॉर्मली जो प्रोजेक्ट बिजनेसेस में कंपनीज होती हैं उनके क्वार्टरली ये नंबर वॉलेटाइल रहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी देखी जा रही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। बट मेनली इन्होंने रेवेन्यू, एबिटा और नेट प्रॉफिट के मामले में अपने एस्टिमेट्स को मिस किया है। और अब अगर हम बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो ऑर्डर इनफ्लोज भी काफी वीक रहे हैं, यानी कि जो थर्ड क्वार्टर में इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं उसमें वीकनेस देखी गई है।
पिछले साल सेम क्वार्टर में इनको 732 बिलियन रुपीस के ऑर्डर मिले थे, जो कि घट के इस बार 504 बिलियन रह गए हैं, यानी कि उसमें 31% की कमी देखी गई है। और इस क्वार्टर में इनको कोई भी एक बहुत बड़ा लार्ज ऑर्डर नहीं मिला, जिसकी वजह से इसमें कमी देखी गई है। तो 31% गिर के ये 50,359 करोड़ रुपए के रहे हैं। हालांकि पिछले साल इनको एक फायदा ये हुआ था कि इनको जो इनका बिगेस्ट एवर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, वो इनको मिला था थर्ड क्वार्टर में, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। तो उसकी वजह से इनकी ऑर्डर बुक काफी अच्छी रही थी। लेकिन इस बार कोई इनको बड़ा ऑर्डर नहीं मिला, जिसके चलते इनका जो ओवरऑल ऑर्डर इनफ्लो है वो 31% गिरा है। और अगर ओवरऑल ऑर्डर बुक की बात की जाए 31 दिसंबर को, तो वो 3,40,365 करोड़ की रही है। और इसमें से जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स हैं इनके 24% रहे हैं, तो जिसमें से 17% इनके मिडिल ईस्ट से ऑर्डर है, 0.4% यूएस से और यूरोप से, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7%। और अगर इस क्वार्टर में जो नए ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें इनके 41% इनके इंटरनेशनल मार्केट से आए हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। इनको 20,521 करोड़ के जो नए ऑर्डर मिले हैं वो बाहर से मिले हैं, भारत से। मिडिल ईस्ट से 24%, यूएसए और यूरोप से 14%, और 3% इनको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिले हैं। और ये मेनली हाइड्रोकार्बन ऑफशोर सेगमेंट में इनको प्रोजेक्ट मिले हैं। और अब अगर बात की जाए इनके रेवेन्यू और सेगमेंट परफॉर्मेंस की, तो इनका जो रेवेन्यू है थर्ड क्वार्टर का, वो 46% आया है इंफ्रास्ट्रक्चर से, 31% सर्विसेज में, और 12% हाइड्रोकार्बन से। ये इनके मेन रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट्स रहे हैं। और अगर इनकी ओवरऑल सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखी जाए, तो ऑर्डर इनफ्लो के मामले में इंफ्रास्ट्रक्चर में इनकी कमी देखी गई है ऑर्डर नए ऑर्डर्स में। और उसका रीजन ये है कि पिछले साल इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था। इसके अलावा इनको आईटी एंड टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि इनको काफी अच्छे ऑर्डर मिले हैं। इसके अलावा अगर रेवेन्यू की भी बात की जाए, तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ा है, आईटी में रेवेन्यू बढ़ा है, और हाइड्रोकार्बन में रेवेन्यू बढ़ा है। बाकी जगह पे थोड़ी सी कमी देखी गई है। तो ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस एस्टिमेट्स के हिसाब से काफी खराब रही है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एल&टी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें, तो पिछले एक साल में इन्होंने 41% की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक महीने में इनका शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, और एक वीक में इन्होंने लगभग 3% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि ये अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इन्होंने पिछले साल 26 रुपए का डिविडेंड पे किया था, और इस साल भी ये ऑलरेडी 18 रुपए का डिविडेंड पे कर चुके हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस से देखें, तो वो इसका एवरेज प्राइस 2207 रुपए बताते हैं, हायर साइड पे 2800 रुपए, और लोअर साइड पे लगभग 1450 रुपए के आसपास। जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी वो 1900 के आसपास हुई है, 1898 पे। तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगती है। इसके अलावा अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें, तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 2,65,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी और पीबी रेशो ठीक लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। इसके अलावा प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए, तो मुझे लगता है कि ये शेयर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होने लायक है। और जैसे कि इनके रिजल्ट काफी खराब रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, हालांकि फ्यूचर में इनकी ऑर्डर बुक अच्छी लगती है, तो इस वजह से हो सकता है कि मंडे को जब हमारी मार्केट खुले, तो ये शायद इसका शेयर नेगेटिवली रिएक्ट करे। तो अगर कोई भी करेक्शन देखी जाती है, तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रैब करने के लिए। हालांकि डेफिनेटली मेरा व्यू जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये कहना मुश्किल है कि ये कैसे रिएक्ट करेगा। और एक नॉर्मली एक स्लो मूविंग स्टॉक रहता है। लेकिन अगर आपका विजन 3 से 5 साल का या ज्यादा का है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर खराब रिजल्ट होने की वजह से इनके शेयर में थोड़ी सी करेक्शन देखी जाती है तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।